नमस्कार साथियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस रीट 2021 की टेस्ट सीरीज का छठा मॉडल पेपर आपको जो दिया गया था उसका लाइव सॉल्यूशन करके आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। और साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और साथियों, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एक एक प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न देखिए साथियों, भिखारियों को धन दो इत्यस्य वाक्य से संस्कृते अनुवादम कुरुतः। भिखारियों को धन दो इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो साथियों देखिए, जो देने की क्रिया होती है उस देने की क्रिया के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए थे भिक्षुकाय धनम देहि, भिक्षुकान धनम देहि, भिक्षुकम धनम देहि और भिक्षुकेभ्य धनम देहि। तो यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति है बहुवचन, यहाँ द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो ये दो ऑप्शन कट हो गए। और यहाँ भिखारियों बहुवचन है तो यहाँ होगा भिक्षुकेभ्य धनम देहि। तो ये डी ऑप्शन इस पहले प्रश्न का सही होगा। साथियों, अपने आंसर हैं वो साथ साथ में कमेंट करते चलें। जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए उस प्रश्न का आंसर देने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर है वो कमेंट कीजिए। और साथियों, जब पूरे 30 प्रश्न का हल आपको बता दिया जाए तो उसके बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और दूसरा प्रश्न ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, ते ग्रामम गच्छन्ति इति वाक्य है ग्रामम पदम अधिकृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुते हैं। यहाँ जो ग्रामम शब्द दिया गया है इस वाक्य में, इस ग्रामम शब्द को लेकर के हमें प्रश्न बनाना है। तो ते ग्रामम गच्छन्ति, इस ग्रामम शब्द की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द रखना है। कौन सा रखेंगे? कस्य है, कुतः है, कुत्र और किम। तो देखिए, इस वाक्य का अर्थ होता है वे गांव जाते हैं। तो अगर हम इसको ये कहें कि वे कहाँ जाते हैं तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र। तो प्रश्न क्या बनेगा? ते कुत्र गच्छन्ति, ते कुत्र गच्छन्ति। इस तरह से इसका प्रश्न बनेगा। तो यहाँ ग्रामम है उसकी जगह कुत्र शब्द का प्रयोग होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, यहाँ एक सुक्ति दी गई है, रिक्त स्थानम पूरयित्वा शुक्तिम संयोजयते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करके सुक्ति है उसको पूरा करना है। जननी जन्म भूमिश्च गरीयसी ही। ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए हैं ज्ञानादपि, धनादपि, स्वर्गादपि और भूमेरपि। तो ये प्रसिद्ध है उक्ति है साथियों, इसके ऑप्शन में आएगा स्वर्गादपि, यानी श का ऑप्शन सही होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, अधोलिखित से वाक्य से है वाच्य परिवर्तनम कुरुतः है। इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। बालिका नाटकम पश्यति, बालिका नाटक देखती है। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे बालिकया नाटकः पश्यते हैं, बालिकया नाटकम पश्यते हैं, बालिकया नाटकः दृश्यते और बालिकया नाटकम दृश्यते। तो देखिए ये कर्मवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो बालिकया है कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो बालिकया सभी में दिया हुआ है बालिकया। फिर जो नाटकम है उसका प्रथमा विभक्ति में रूप बदलेंगे हम। तो प्रथमा विभक्ति इसका होगा नाटक है और पश्यति है वो आत्मनेपदी में हो जाएगी। तो आत्मनेपदी में इसका रूप बनता है दृश्यते है। क्या बनता है? दृश्यते है। तो साथियों
इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ होगा। बालिकयाः नाटकम दृश्यते, बालिकया नाटकम दृश्यते। इस तरह से फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नाटक शब्द है। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। कर्तरी, ये जो कर्तरीवाच्य का वाक्य है उसमें बालिकया प्रथम विभक्ति है, जब क्रमवाच्य में बदलेंगे तो बालिकया हो जाएगा। और क्रम इसमें दिया गया है कर्तरीवाच्य के में नाटकम, तो द्वितीय विभक्ति का भी नाटकम ही बनता है और प्रथमा विभक्ति में भी नाटकम ही बनता है। फिर देखिए कर्तरीवाच्य है उसमें क्रिया होती है पश्यति, वो इस बालिका के अनुसार थी, कर्ता के अनुसार थी, लेकिन जो कर्मवाच्य है उसमें क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगी। तो कर्म नाटकम है तो नाटकम दृश्यते है। इस तरह से ये फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 5 का प्रश्न। वाक्यम इदम संशोधयत है, इस वाक्य को शुद्ध करना है। सह अक्षिणा कारण है, ये दिया गया है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। स अक्षिणी कारण है, श अक्षण है कारण है, श अक्षणा कारण है और स है अक्षिणी कारण है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो स का होगा, स अक्षणा कारण है। तो यानी इसका स्पष्टीकरण आप देख लीजिए स्वयं ही। वाक्य में कारण अर्थात अंग विकार का वर्णन है, अतः येनांग विकार है सूत्र से जिस अंग में कोई विकार हो उसमें तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ आँख में विकार है तो अक्षी शब्द का तृतीय भक्ति एक वचन बनता है अक्षणाः। बालक है अक्षणा कारण अस्ति, बालक आँख से काना है। इसी तरह से सा हस्तेन लुंजा अस्ति, वह हाथ से लुंजा है। किशोर शीर्षा खलवाटा अस्ति, किशोर सर से गंजा है। इस तरह से ये इसके एक्स्ट्रा उदाहरण हैं। अब देखिए नेक्स्ट 6ठा प्रश्न। छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति है विकास है भवति, छात्रों में भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है किससे? वाद विवाद विधिना, पारायण विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना, पाठशाला विधिना। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वाद विवाद विधिना। अब देखिए वाद विवाद विधि है उसमें क्या होता है। वाद विवाद विधि में पठन के साथ ही अवबोध के विकास के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। पाणिनि ने इसे भाषा व्याख्या प्रदर्शन कहा। वेदों से यम यमी संवाद जैसी कथाएं दार्शनिक वाद विवाद का एक उदाहरण है। इस विधि से छात्रों में भाव शक्ति का विकास होता है तथा स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत होती है। तो यह है वाद विवाद विधि। अब देखें नेक्स्ट 7 का प्रश्न। भारतीय संस्कृति संरक्षणाय का पद्धति उपयुक्ता भवति, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कौन सी पद्धति है वो उपयुक्त है? भंडारकर पद्धति, परंपरागत पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति और निर्बाध पद्धति। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा परंपरागत पद्धति। अब परंपरागत पद्धति में क्या होता है आप देख लीजिए। संस्कृत की प्राचीन शिक्षण पद्धति यानी जिसको गुरुकुल पद्धति भी कहा जाता है, यहाँ पारंपरिक पाठशाला विधि का प्रयोग होता था, अतः इसे पारंपरिक विधि तथा पाठशाला विधि भी कहा जाता है, जिससे छात्र गुरु के पास जाकर पठन करते थे। तब पुस्तक मुद्रण नहीं था, अतः कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था। प्राचीन संस्कृत शिक्षण में चतुर्वेद, वेदांग, दर्शन, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र इनसे भारतीय संस्कृति का परिचय होता था। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति है उसकी रक्षा परंपरागत पद्धति है उसके माध्यम से कराने में यह परंपरागत पद्धति है वो उपयुक्त है। तो देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न 8 का। शिक्षण सौलभ्य संपादनम इति ही कस्या पद्धति उद्देश्यम, शिक्षण में सुलभता प्रदान करना किस पद्धति का उद्देश्य है? निर्बाध पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति है, भंडारकर पद्धति और परंपरागत पद्धति। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा पाठ्यपुस्तक पद्धति। देखिए पाठ्यपुस्तक पद्धति किस तरह से सुलभ प्रदान करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए पाठ्यपुस्तक पद्धति है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। छात्रों में पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना, शिक्षण में विषय को समझने में सुलभता होती है और शिक्षक को निश्चित पाठ्यक्रम होने के कारण सरलता होती है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षण में सुलभता पाठ्यपुस्तक पद्धति का उद्देश्य है। तो इस तरह से ये बी का ऑप्शन है वो सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 9 का प्रश्न। कै शिक्षण सिद्धांत है मानसिक विकास ही तीव्र गतिम आदधति, कौन सा शिक्षण सिद्धांत है वो मानसिक विकास में तीव्र गति प्रदान करता है?
अभ्यासस्य सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत है, मौखिक कार्य से सिद्धांत है और सक्रियतायाः सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सक्रियतायाः सिद्धांत है। देखिए सक्रियता के सिद्धांत में क्या होता है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत अर्थात सक्रियता का सिद्धांत है, स्किनर की खोज है। ये सक्रियता का सिद्धांत है वो स्किनर ने खोजा था। इस अनुबंधन की मूल धारणा है कि सीखने वाले की क्रिया का पुनर्बलन हो जाता है, यानी प्रतिपुष्टि उसको मिलती है। यह स्थिति किसी वातावरण में क्रियाशील यानी सक्रिय होने पर होती है, अतः इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत है। स्किनर के अनुसार दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक अनुक्रिया और एक सक्रियता। अनुक्रिया का संबंध उद्दीपन से होता है और सक्रियता का सक्रिय व्यवहार का संबंध किसी भी अज्ञात उद्दीपन से नहीं होता है। अनुक्रिया की दर ही सक्रिय शक्ति की माप है। तो इस तरह से जो सक्रियता का सिद्धांत है वो मानसिक विकास में तीव्रता प्रदान करता है। अब देखिए नेक्स्ट 10 का प्रश्न। कह शिक्षण सिद्धांत है क्रियाशील सिद्धांत है इति नामना ज्ञायते। कौन सा शिक्षण सिद्धांत है वो क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अभ्यासस्य सिद्धांत है, स्वाभाविकताया सिद्धांत है, बहुमुखी सिद्धांत है, अनुपात क्रमस्य च सिद्धांत है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा अभ्यासस्य सिद्धांत है। अब देखिए अभ्यास के सिद्धांत में क्या होता है। क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार बालक को करके यानी क्रिया द्वारा सीखने में आनंद का अनुभव होता है। क्रियाशीलता का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील रखना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक विद्यार्थी अपने स्वभाव से क्रियाशील होता है, अतः सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को विद्यार्थी की रचनात्मक तथा अन्य मूल प्रवृत्तियां तथा इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। उचित शिक्षा शास्त्री प्रवेश इसी बात को ध्यान में रखते हुए करके सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आधुनिक शिक्षण प्रणालियों जैसे किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, बेसिक शिक्षा प्रणाली, समस्या समाधान विधि आदि इसी सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता के सिद्धांत का दूसरा नाम है अभ्यास का सिद्धांत, जिससे बालक सतत अभ्यास के द्वारा सीखता है। थार्नडाइक ने कहा है कि भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के न तो सीखी जा सकती है और न ही उसकी कुशलता बरकरार रखा जा सकता है। इसमें कार्य को बार बार करके उसे अधिक शीघ्रता से सीख लिया जाता है। अतः क्रियाशीलता द्वारा अभ्यास करना उद्देश्य होने से क्रियाशील सिद्धांत को अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है वो होगा ए का अभ्यास से सिद्धांत है। अब देखें नेक्स्ट 11 का प्रश्न। अधिगम प्रक्रियायां केषां विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम प्रक्रिया है उसमें किसकी विशेष भूमिका होती है। दृश्योपकरणानां, श्रव्य दृश्योपकरणानां, दृश्योपकरणानां और दर्श पत्र का नाम। तो यहाँ जो श्रव्य दृश्य उपकरण है उनका अधिगम प्रक्रिया में विशेष महत्व होता है। देखिए दृश्य श्रव्य साधन से तात्पर्य ऐसे साधन से है जिनका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। शिक्षा प्रणाली को रोचक, आकर्षक, प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थी के इंद्रियों को क्रियाशील बनाना है, क्योंकि यह साधन बच्चों की आंख और कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करके सीखने को सार्थक बनाता है। तो इस तरह से दृश्य श्रव्य उपकरण है वो अधिगम प्रक्रिया में विशेष भूमिका रखते हैं। अब देखिए 12वां प्रश्न। कति विधेषु कौशलेषु नैपुण्य संपादनम भाषायाः सांकेतिकम प्रयोजनम अस्ति। कितने प्रकार के कौशलों से निपुणता संपादन करना भाषा का सांकेतिक प्रयोजन है। त्रिविधेषु, चतुर्विधेषु, द्विविधेषु, पंचविधेषु। तो साथियों इस कौशल से संबंधित प्रश्न है वो आपके प्रत्येक टेस्ट में आ रहे हैं। तो अब तक आपके ये प्रश्न है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जो भाषाई कौशल हैं वो 4 हैं, LSRW। ये मैंने आपको बताया था, लिसन, स्पीक, रीड और राइट। तो ये 4 जो भाषा कौशल हैं वो निपुणता संपादन में भाषा के सांकेतिक प्रयोजन हैं। अब देखिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न। छात्राणाम द्वितीयः लक्षिताम अधिगम विशेषः किम नामकम कौशलम। अभी आपको बताया है LSRW, लिसन, स्पीक, स्पीक का मतलब भाषणम,
तो ये चौथा ऑप्शन है, उसमें दिया गया है भाषण कौशलम। तो इस तरह से 13 का जो प्रश्न है उसमें 4th आंसर सही होगा। अब देखिए 14वां प्रश्न, वर्णोच्चारण शिक्षणे कस्य है नियमितम प्रशिक्षणम भवति। वर्ण उच्चारण शिक्षण में किसका नियमित प्रशिक्षण होता है? स्वर यंत्र से, ग्रहण इंद्रिय से, श्रवण इंद्रिय से और स्पर्श नेन्द्रिय से। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वर यंत्र से है, क्योंकि वर्ण उच्चारण करने में स्वर यंत्र है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। देखिए शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री से अभिप्राय होता है श्रव्य दृश्य साधनों से, जिसके द्वारा छात्रों को ज्ञानेंद्रियों को अधिक सक्रिय बनाकर उनके लिए विशेष सामग्री को अधिक सुबोध, रोचक और प्रभावशाली बनाया जाए। विकल्पों में से मनुष्य के इंद्रियों का कार्य क्या है? देखिए स्वर यंत्र। वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अतः इसका प्रशिक्षण वर्णोच्चारण से होता है। श्रवणेन्द्रिय में क्या होता है? ध्वनियों को ग्रहण करने के लिए इसका प्रयोग होता है, अतः इसका उच्चारण से संबंध नहीं है। और ग्रहण इंद्रिय है, उससे गंध के ज्ञान के लिए इसका उपयोग होता है, अतः इसका भी वर्णोच्चारण से कोई तरह का संबंध नहीं है। और स्पर्श इंद्रिय है, उसमें उष्मिता से स्पर्श करने के लिए स्पर्श इंद्रिय होती है, इसका भी वर्णोच्चारण से कोई प्रयोजन नहीं है। तो स्पष्ट होता है कि वर्णोच्चारण से स्वर यंत्र का नियमित प्रशिक्षण होता है। नेक्स्ट 15 प्रश्न देखिए, मस्तिष्क यंत्र से अपरम नाम कि मस्तिष्क यंत्र है उसका दूसरा क्या नाम है? दूरदर्शनम, ध्वनि पत्रिका, भाषा पत्रिका और संगणकम। तो मस्तिष्क यंत्र है उसका दूसरा नाम है संगणकम, जिसको अंग्रेजी में कंप्यूटर कहते हैं। तो 15 प्रश्न है उसमें 4th आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट 16। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 16वां प्रश्न दिया गया है, मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किं मापयितुं शक्यते। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों में क्या है वो माप सकते हैं। छात्रों की किस पूर्णता को हम माप सकते हैं? वेदुष्यम, व्यक्तित्वम, चातुर्यम और प्रातिभ्यम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होता है व्यक्तित्वम, यानी मूल्यांकन के द्वारा छात्र के पूर्ण व्यक्तित्व को हम माप सकते हैं। देखिए कैसे माप सकते हैं। मूल्यांकन किसी भी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मूल्यांकन छात्र की अभिरुचि, रुचि, मानसिक योग्यता तथा व्यक्तित्व की संपूर्ण तरह से जांच करता है। इससे छात्र के ज्ञान की स्थिति की भी जानकारी अध्यापक को होती है। शिक्षण और मूल्यांकन है वो दोनों निर्देशात्मक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं जो उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का प्रयोग करता है। कुछ मूल्यांकन अधिगम शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत से पहले आयोजित किए जाते हैं तो कुछ प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं और अन्य है वो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के अंत में आयोजित किए जाते हैं। तो इस तरह से जो छात्र का संपूर्ण व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन हम मूल्यांकन के माध्यम से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 17 प्रश्न, बहुश्लोक कंठस्थीकरणम कस्याः परीक्षायाम अपेक्षते। बहुत सारे श्लोक याद करना किस परीक्षा में अपेक्षित है? अंत्याक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, निबंध रूप परीक्षायाम। तो देखिए सबसे अधिक ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद करके हम अंताक्षरी जो परीक्षा है उसमें काम में ले सकते हैं। देखिए क्या होता है अंताक्षरी में। बहुश्लोक कंठस्थीकरण का मूल्यांकन जानने के लिए विकल्पों का विश्लेषण देखिए। पहला अंताक्षरी परीक्षा, इस परीक्षा में एक श्लोक से शिक्षक शुरू करते हैं, वह श्लोक अक्षर से खत्म होगा, उस अक्षर से विद्यार्थी दूसरा श्लोक कहता है और यह आगे विद्यार्थियों को लागू होता है। इस परीक्षा के लिए श्लोक का कंठस्थ होना आवश्यक होता है। तो इस तरह से अंत्याक्षरी परीक्षा उसमें श्लोकों को अधिक से अधिक कंठस्थीकरण कराया जाता है। शलाका परीक्षा है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये गुरुकुल में होता था। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में विकल्पात्मक प्रश्न होते हैं और निबंधात्मक जो परीक्षा होती है उसमें निबंधात्मक प्रश्न है वो छात्रों की जो सृजनशीलता है और रचनात्मकता है उसकी परीक्षा करने के लिए निबंधात्मक प्रश्न है वो दिए जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। अब देखें नेक्स्ट 18 प्रश्न,
साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित है। साक्षात्कार के रूप में कौन सी परीक्षा आयोजित की जाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंध रूप परीक्षा और निदानात्मक परीक्षा। तो साथियों, जो साक्षात्कार होता है वो मौखिक है। 1, 2, 3 व्यक्ति सामने बैठते हैं और सामने है वो इंटरव्यू देने वाला होता है, साक्षात्कार देने वाला होता है। तो ये भी अपने मौखिक रूप से इस अभ्यर्थी को प्रश्न पूछते हैं और अभ्यर्थी है वो मुंह से बोल करके ही उनको जवाब देता है। तो जो साक्षात्कार परीक्षा होती है उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित होती है। साक्षात्कार परीक्षा देख भी लीजिए। यहाँ देखिए, साक्षात्कार में एक से एक प्रश्न पूछकर डेटा को सीधे एकत्र किया जाता है। अतः यह साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकर्ता के बीच एक गहन बातचीत है। उद्देश्य राय निकालना और जानकारी इकट्ठा करना है। बातचीत औपचारिक और पूछे गए सवालों को पहले से ही पायलट किया गया है। सत्र मौखिक रूप से होता है और प्रतिक्रियाएं नीचे लिखी जाती हैं। यह अधिकतर रिकॉर्ड की जाती हैं, फिर उसे स्थानांतरित किया जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार में मौखिक परीक्षा का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए 19 का प्रश्न। संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? सामान्य शिक्षणम, प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षणम और उपचारात्मक शिक्षणम। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपचारात्मक शिक्षण। देख लीजिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या है? मूल्यांकन किसी भी शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण और मूल्यांकन दोनों निर्देशात्मक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं जो उन्हें दिशा प्रदान करते हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में किया जाता है। कुछ मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत से होते हैं, पहले आयोजित किए जाते हैं, कुछ दौरान किए जाते हैं और कुछ बाद में किए जाते हैं। अब उपचारात्मक शिक्षण उसमें क्या होता है? यह शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है जिसे प्रतिपूरक या सुधारात्मक शिक्षण के रूप में जाना जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य उन शिक्षार्थियों को अतिरिक्त सहायता देना है जो विषय में शेष कक्षा से पिछड़ गए हैं। यह धीमी शिक्षार्थियों की पहचान करने और उन्हें उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने की प्रक्रिया है। एक निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। तो इस तरह से ये संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन है, उसका प्रयोजन है उपचारात्मक शिक्षण कराना। अब देखिए नेक्स्ट 20 का प्रश्न। परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माणावसरे कस्य उपादेयता वर्तते। परिष्कृत जो प्रश्न पत्र का निर्माण है उसमें किसकी उपादेयता होती है? ज्ञानात्मक पक्ष की, भावात्मक पक्ष की, क्रियात्मक पक्ष की और उपयुक्त पक्ष त्रयस्य। तो जो परिष्कृत प्रश्न पत्र का निर्माण होता है उसमें ये तीनों ही पक्ष रखे जाते हैं। देखिए इनमें क्या होता है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें इसका संबंध ज्ञान को अर्जित करने से है और भावात्मक पक्ष में छात्र शिक्षा का भाव कितना ग्रहण करना है इससे संबंधित होता है। और क्रियात्मक पक्ष है इसका संबंध है क्रिया करके ज्ञान ग्रहण करना है। तो इस तरह से जो आदर्श प्रश्न पत्र होता है उसमें सभी पक्षों को, इन तीनों को रखा जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष को भी महत्व दिया जाता है, भावात्मक पक्ष को भी और क्रियात्मक पक्ष को ही। प्रश्न पत्र निर्माण करते समय इन सभी पक्षों का आवश्यकता होती है, अतः उचित प्राय उपयुक्त पक्ष त्रयस्य ही होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए 21 से लेकर के जो 26 तक के प्रश्न हैं उनके प्रश्न उत्तर हैं वो आपको इस गद्यांश पर देने हैं। चूड़ावत, ये चूड़ावत है। चूड़ावत सर्वदारस्य हे रावत रतन सिंह से विवाह हाड़ावती ही राजकुमार्य सह अभवत। तस्य विवाह से द्वितीय तृतीय वा दिवसे महाराणा राज सिंह से संदेश आगत यत् शीघ्रमेव औरंगजेबेन सह युद्धं करणीयम् इति ही विज्ञाय रावत रतन सिंह से मनः दोलायमान अभवत। एकतः राज्ञी प्रति ही अनुरक्ति ही अपरतश्च है क्षत्रिय धर्म है। अंततः क्षत्रिय धर्म पालयन युद्धाय निश्चय कृतः राज्ञी ही अपि ही स्वपतिं तिलकं कृत्वा रक्षासूत्रं बद्ध्वा आरती कम अवतारयत। यानी ये मेवाड़ के जो महाराणा रावण रतन सिंह हैं उसके विवाह के समय का प्रसंग यहाँ लिया गया है।
और जब औरंगजेब उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर देता है तो जो हाड़ी रानी है वो अपने पति को तिलक लगा करके रक्षा सूत्र बांध करके उसकी आरती करती है, इसके संबंध में है। तो देखिए इस पर आधारित 21 का प्रश्न, तस्य विवाह से द्वितीय तृतीय वा दिवसे इत्यत्र अव्ययपदम किम। द्वितीय है, तस्य है, वा दिवसे। तो अव्ययपद साथियों कौन सा होता है, जिनके रूप तीनों लिंगों और तीनों वचनों में एक समान चलते हैं, यानी उनके रूप कभी भी बदलते नहीं हैं, तो वो अव्यय होते हैं। तो यहाँ देखिए द्वितीय है, उसमें ये सप्तमी भक्ति का प्रयोग है, इसमें षष्ठी भक्ति का है, इसमें सप्तमी भक्ति का है। तो यानी यहाँ तो विभक्तियाँ हैं, और अव्यय है उसमें किसी तरह की कोई विभक्ति वचन और लिंग नहीं होता है। वाह है वो इसमें अव्यय पद है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 22 का, रक्षा सूत्रम, ये एक पैराग्राफ से शब्द लिया गया है। इत्यस्मिन् पदे का समास है, इस पद में कौन सा समास है। तो देखिए रक्षा सूत्रम है, उसका विग्रह होता है रक्षायाः सूत्रम, रक्षा का सूत्र। तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, यही ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 23 का प्रश्न, अवतारयत इत्यस्मिन् पदे है मूल धातु कै। अवतारियत जो पद है उसमें मूल धातु बतानी है आपको। तो यहाँ देखिए साथियों, अव तो इसमें उपसर्ग है और त्रि धातु है, और इस तरह से ये लंग लकार के एक वचन में रूप बना है अवतारियत। तो यहाँ देखिए मूल धातु पूछी गई है, तो मूल धातु इसमें त्रि धातु होगी। नेक्स्ट 24 का देखिए, पालयन इत्यत्र कै प्रत्यय है। पालयन है उसमें कौन सा प्रत्यय दिए गए हैं, ल्युट प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, सानच प्रत्यय और सत्री प्रत्यय। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 24 सत्री प्रत्यय। इसका विश्लेषण आप देख लीजिए। पालयन इस शब्द का विग्रह होता है पाल प्लस सत्री। सत्री प्रत्यय है उसमें क्या होता है, लट है सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणी सूत्र से सत्री और सानच प्रत्यय होता है, और तव सत सूत्र से सत्री और सानच प्रत्यय है उसकी सत संज्ञा होती है, और बाद में सत्री प्रत्यय में अतिशेष रहता है, सानच में आनशेष रहता है, और लगातार कार्य होना इस अर्थ में यह प्रत्यय है वो कार्य करता है। और सत्री प्रश्मयपदी धातुओं से और सानच है वो आत्मनेपदी धातु से होते हैं। तो यहाँ यह सर्वलिंग तथा सात विभक्तियों में चलते हैं। तो जिस तरह से देखिए यहाँ पठ धातु में अगर सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा, पठन, और स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती, और नपुंसक लिंग में पठत। इसी तरह से भाष शब्द है उसमें सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाषमाणः बनेगा, और पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में भाषमाणः और नपुंसक लिंग में भाषमाणः। अतः स्पष्ट है कि पालयन है इस शब्द में सत्री प्रत्यय है। अब देखें नेक्स्ट 25 का प्रश्न, युद्धा इत्यत्र का विभक्ति ही। तो सिंपल है ये प्रश्न साथियों, पंचमी चतुर्थी तृतीया और द्वितीया। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है युद्धाय, जैसे रामाय बालकाय, तो ये इसी तरह से युद्धाय है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखें 26 से लेकर के 30 तक के प्रश्न हैं वो इस गद्यांश पर आधारित हैं। भारत देशे है विश्व गुरु राशित यदि इति यदा वयं वदामः तदा प्रायशः जनानां मनसि हि भारतस्य आध्यात्मिकं स्वरूपमेव प्रकटितं भवति। ते मन्यते यत् भारतं धर्मदर्शन तत्त्वज्ञान खाद्यान्नदि पदार्थानां कारणादेव विश्वगुरु आसीत्। ते न जानन्ति यत् ज्ञान विज्ञान दृष्ट्या अपि अस्माकं देशः विश्वस्य मार्गदर्शकः आसीत्। अब देखिए इस पैराग्राफ पर आधारित एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। भवति इत्यस्य विधिलिंग लकारे है रूपम भवति। तो विधिलिंग लकार में रूप बताना है, यानी भवति है उसको विधिलिंग में बदलना आपको। भवतु, भविष्यति, अभवत और भवेत। तो देखिए भवतु है वो तो बनता है लोट लकार में, भविष्यति है वो बनता है लृट लकार में, अभवत है वो बनता है लंग लकार में, और भवेत है वो बनता है विधिलिंग लकार में। और पूछा क्या गया है इसमें, विधिलिंग लकार है, तो ये फोर्थ ऑप्शन है वो इसका सही होगा। आप इनके रूप भी देख लीजिए। यहाँ भवती है वो भू धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन विधिलिंग में ही आपको बताना है भवेत। तो इस तरह से ये
भवेत, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 27 का देखिए, जानन्ति इत्यत्र मूल धातु अस्ति। जानन्ति है, उसमें मूल धातु क्या है? जान, ज्ञा, ज्ञान और जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ज्ञा धातु। देख लीजिए, ज्ञा धातु के रूप इस तरह से चलते हैं। ज्ञा धातु है, परस्मैपदी धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जानन्ति। ज्ञा धातु से लट लकार विविध पुरुषों और वचनों के रूप इस प्रकार से होते हैं। प्रथम पुरुष में रूप चलते हैं जानाति, जानित है, जानन्ति, जो यहाँ दिया गया है। मध्यम पुरुष में चलते हैं जानासि, जानित है, जानित है, और उत्तम पुरुष में जानामि, जानी व जानीमः। नेक्स्ट 28 का देखिए, मार्गदर्शक है इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंगे रूपम भवति। मार्गदर्शक है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मार्गदर्शिकी, मार्गदर्शिनी, मार्गदर्शिका और मार्गदर्शकम। तो देखिए, मार्गदर्शक है, उससे जब हम टाप प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे साथियों? टाप प्रत्यय लगाएंगे स्त्रीत्व विवक्षा में, तो टाप का आ शेष रहता है, पै की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, टै की चोटू से इत संज्ञा हो जाती है, और क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। अब कै में से ए को निकालेंगे, इसे आ को जोड़ देंगे, तो क्या रूप बनेगा? मार्गदर्शकाः। क्या बनेगा? मार्गदर्शकाः, और इसमें णीनी या इट आगम है, और होकर के मार्गदर्शी का रूप बनता है। अब देखिए, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो सी का होगा, मार्गदर्शी का। नेक्स्ट देखिए 29 का प्रश्न, बड़ा ही सिंपल है। धर्म है इति पदस्य विलोम शब्द है कै। ये प्रश्न तो है वो आपका सभी का सही हो जाना चाहिए था। तो इसका ऑप्शन आपको दिए गए थे, प्रधर्म, अतिधर्म, अधर्म और सुधर्म। तो इसका राइट आंसर है वो अधर्म होगा। नेक्स्ट देखिए 30 का प्रश्न, तदाह प्रायशः जनानां मनसि इत्यत्र बहुवचनांत है पदम किम। यहाँ जो ये वाक्य दिया गया है, इनमें से बहुवचनांत पद कौन सा है? मनसि ये तो एक वचन है सप्तमी विभक्ति का, जनानां ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, और तदा अव्यय शब्द है, और प्रायशः है ये भी अव्यय शब्द है। तो यहाँ बहुवचन की बात की गई है, तो ये जनानाम है वो बहुवचन पदांत शब्द है। तो साथियों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं वो भी आपको मिल गए होंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपना जो स्कोर है उसको कमेंट करके बता दीजिए कि आपके इस टेस्ट में कितने प्रश्न हैं वो सही हुए। वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉडल टेस्ट पेपर को हल करने के लिए। तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।